अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 24 में आप सबका वेलकम है। नोवेल एडिट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मामू का दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हारी और उसकी उम्र देखें। उसकी नागवारी देखते हुए उसका दिल खुशगुमान हुआ, लेकिन उसके अगले अल्फाज उसके खुशगुमानियों का गला घोंट गए। तुम लोग मामू को समझाओ और कहीं और देखो, वो तो तुमसे छोटा है। बस इसे यही अफसोस हुआ था उसने सुन के कि क्या वो उससे उम्र में छोटा है। उसने हैरत और बेयकीनी से उसका चेहरा देखा जो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। नहीं प्लीज़ असफन यार, रुक जाओ। अब्बू कहीं और नहीं मानेंगे। तुम प्लीज़ ये मेरे जुड़े हाथों की लाज रख लो और मेरे अब्बू को बेइज्जत होने से बचा लो। तुम जानते हो ना कि उनको वो बेसाख्ता हाथ जोड़ती तड़प उठी तो वो झंझला गया। ज़री, ज़िंदगी बच्चों का खेल नहीं है। शादी बार बार नहीं होती। मैं मोहब्बत नहीं करता तुमसे। तुम समझती क्यों नहीं हो? वो उकता के बोला तो उसने अपने हाथों पे सर टिकाते सोचा कि जिसने बचपन अपनी तलब के पीछे लगवा के खा दिया वो आज उसे कैसे सबक दे रहा था। लेकिन वो इससे नाराज़ ना थी कि महबूब था, सब ज़ेब देता था। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम। वो उसके अल्फाज काटता बोला। आई एम सॉरी ज़री, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे जुड़े हाथों से नज़रें छुड़ाते वो रुख मोड़ने को था जब उसकी टांगें जकड़ गईं। नहीं प्लीज़ असफन यार, तुम निकाह कर लो मुझसे। कहते हैं ना कि निकाह से मोहब्बत पैदा हो जाती है। प्लीज़। वो उसकी टांगों से आंसुओं से तर चेहरा लगाती मिन्नत करती बोली तो उसका दिल एक पल को मोम हुआ। लेकिन और अगर मोहब्बत ना हुई तो? उसके तीखे सवाल पे उसने झटके से सर उठाया, गोया बात समझने की कोशिश की हो। ज़री, अगर निकाह के बाद भी मोहब्बत ना हुई तो क्या करोगी? छोड़ दोगी मुझे मेरे लिए? वो नहीं जानता था उसके बेरहम अल्फाज कैसे उसे घाव लगा रहे थे। वो तड़प तड़प के मर रही थी। नहीं, तुम्हें हो जाएगी मोहब्बत, मेरा यकीन करो। अब के वो बोली तो लहजा लड़खड़ा रहा था। वजह वो खुद था। नहीं ज़री, मैं एक मफरूज़ा की बुनियाद पे ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकता। वो बेरुखी से कहता खुद को छुड़वाता आगे बढ़ा तो उसे यूं लगा कि वो यहीं बैठी बैठी दफन हो जाएगी। अगर वो इस बार चला गया तो ज़िंदगी भर की ज़िल्लत उसके बाप और उसके लिए बड़ी पड़ी थी। वो हिम्मत जताती उठी और उसे दरवाजे तक पहुंचने से पहले जा लिया। उसने हैरत से उसे देखा, लेकिन उसकी अगली हरकत ने उसे लरसा के रख दिया। इस पल वो अपनी जगह से हिल के रह गया था कि उसकी अपने ख़ानदान की इज्जत अपनी काली चादर उसके कदमों में डालती उसके कदमों में झुक गई। तुम खुदा के लिए मुझ पे ना सही अपने मामू पे तरस खा लो। उन्हें यूँ चादर किसी के कदमों में डालने से रोक लो जो तुम्हारे इस इनकार के बायस डालने जा रहे। तुम मुझे बस अपना नाम दे दो। तुम्हें मोहब्बत ना हुई तो तुम दूसरी शादी कर लेना। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। खुदा के लिए असफन, तरस खाओ हम पे। उसने उसके झुके लरसते वजूद को देखा तो दिल सीने में लरस सा गया। इससे पहले कि दिल उस लड़की के हक़ में गवाही दे देता, उसके सामने अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियाँ और तरजीहात नज़र आने लगी तो उसने सर झुका दिया और उसका झुका सर देख के वो पानी बन के मछली की तरह तड़पती के जानती थी कि ये सर इनकार में झुका है। लोग मोहब्बत में अपना दिल और जान हारते हैं। वो मोहब्बत में अपनी इज़्ज़त नफ्स हार गई थी। उसे गुमान था कि शायद वो उसकी बात समझ लेगा, सुन लेगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और उसने उसका इस पे किया जाने वाला गरूर और मान पल भर में पाँव तले रोन डाला। जिन मोहब्बतों के गरूर को अल्लाह तोड़ता है ना, उनमें कितनी शिद्दत होती होगी ना। वो उसके बढ़ते कदमों को थामते हुए न जाने किस उम्मीद पे बैठी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे दोनों ने एक साथ मैकेनिकी अंदाज में दरवाजे की ओर देखा, जहाँ सशर्त खड़ी नफीसा बेगम को देख के उसके कदमों में मटी हुई ज़री बेइज्जती के शदीद एहसास से ज़मीन के अंदर गिरने लगी। जबकि वो इस सूरत हाल पे परेशान सा खड़ा यूं का तूं मुंजमंदा माँ को देख रहा था। वो खौफजदा होती निगाहों से शल बैठी उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देख रही थी। जब किसी लड़की से निकाह करने का हौसला ना हो तो अपने नफ्स की तस्कीन के लिए उसके जज्बात से नहीं खेला करते असफन यार। उन्होंने करीब आते ही अना के कैदी
बेटे के कदमों में बेमूल हुई भतीजी को उठाते अपने अल्फाज से उसे तड़पे बेटे को मारे थप्पड़ बेटे को मारे कि वो बुलबुला उठा। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, बात ये भी करती थी। उसने सफाई देनी चाहिए तो उनके सहारे उठती जरी ने अजियत से उसे देखा तो वो नजरें चुरा गया। मोहब्बत तो मोहब्बत, तुमने भी भड़म ना रखा। उसका रो रो तलखी से चूर होने लगा, जबकि बदन अजियत और बेइज्जती के एहसास से टूटने को था। मैंने तुम्हारी तरबियत इस अंदाज में कभी नहीं की थी कि तुम खुद को साफ करने के लिए एक बेबस लड़की को ढाल बनाओगे। वो गुस्से से बोली। उनका बस नहीं चल रहा था कि अपने बेटे पर थप्पड़ों से बारिश कर दे जो उनकी भतीजी को रोल रहा था। उसकी हालत को सोचते ही उनके रोंगटे खड़े होने लगे और सिर्फ एक लम्हे को उन्होंने सोचा कि अगर उनका भाई अपनी लाडली की ये हालत देख लेता, उससे आगे का वो सोचने भी नहीं चाहती थी। अम्मा, मैंने कभी हौसला अफजाई नहीं की, वो दोबारा बोला। अंदाज झिंझलाया हुआ था और वो खामोशी तमाशाई बनी पुप्पो के सीने से लगी खड़ी थी। असफन यार, पागल किसी और को बनाना। जब मंजिल तक पहुंचने का इरादा ना हो तो हौसला शुरुआत से पुख्त कर देना चाहिए। लेकिन तुम एक फजूल सी बात के पीछे इतनी जिंदगियां, इतने घराने दांव पे लगा रहे। क्या गारंटी है तुम्हारे पास कि जो फैमिली से बाहर की आएगी वो माहौल ख़राब नहीं करेगी, वो फैमिली प्रोपागेंडा नहीं करेगी? उनकी आवाज़ खासी रौबदार हो रही थी। उनके सवालात पे वो चुप सा हो गया। मैं चुप थी कि मुझे लगा कि जरी की खुशी नहीं है इसमें, और ना मुझे हालात की संगीनी का अंदाज़ा था। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारे इस फजूल और बकवास फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल पे कैसा असर पड़ा है? उसका किरदार मशूक बना दिया है सबके सामने तुमने। वो जो कल ही बड़े भाई के घर से आई थी, वहाँ उन्हें सूरत हाल की कशीदगी का अंदाज़ा हुआ, और अभी जब जरी ने सानिया से मिलने का कहा तो उन्होंने बेख्याली में सर हिला दिया। मगर उसके जाने के 5 मिनट बाद उन्हें याद आया कि सानिया घर न थी, इसलिए वो उसे बुलाने के उसके पीछे आई। जब असफन के कमरे से आती आवाज़ों पे उन्हें जरी का गुमान हुआ, उन्होंने आगे बढ़ के देखा तो उनका कलेजा मुंह को आने लगा। जहाँ उनकी भतीजी अपनी इज्जत और उनके फ़रौन बेटे के सामने डाल रही थी, किस लिए? फ़क्त इस मोहब्बत और अपने बाप की इज्जत के लिए जिसे वो खुद किसी के कदमों में डाल रही थी। लेकिन असफन यार, मैं अपने भाई को इन लोगों के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगी जो सिर्फ चाहते ही यही हैं। इस महीने के आखिर में तुम्हारा और जरी का निकाह होगा। उन्होंने इन दोनों के सरों पे बम फोड़ा। पुप्पो, उसने बेयकीनी से उन्हें देखा जो उसका चेहरा साफ करते उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। रिलैक्स, मैं हूँ ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ शाबाश नीचे और मुंह धो के जाना, भाभियाँ हैं ना नीचे। उन्होंने उसकी बेयकीनी और हैरत को नज़रअंदाज करते उसे जाने का कहा, बल्कि वो खुद दरवाजे तक छोड़ने गई तो वो शल होते हवासों के साथ दहलीज पार कर गई। अम्मा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? बेयकीनी के गहरे भंवर से निकलते ही वो फूट पड़ा। मेरी बातों के जवाब सोच समझ के देना असफन यार, वगरना मैं समझ लेना तुम्हारी माँ मर गई। उन्होंने उसका सवाल इग्नोर करते संजीदगी से कहा तो उसने दुख से उन्हें देखा। तुम्हें इसमें कोई बुराई नज़र आती है? शक्ल में, किरदार में? उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालते पूछा, गोया भतीजी के केस की वकालत शुरू की। नहीं। उनके सवाल पे उसका सर मैकेनिकी अंदाज में हिला, क्योंकि वो उसके किरदार की गवाही हर हाल में दे सकता था कि इससे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने के बावजूद वो कभी उसके करीब तक न आई, ना गुफ्तगू में ऐसी मायूब बातें करती थी।